आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दोबाक के असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में बरसर इख्तिदार जमात TRS को गैर मुतवक्को तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां इस हल्के से BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव ने गिनती किए गए वोटों में मामूली अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर ली। इनके इंतखाब के बाज़ाब्ता ऐलान में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि 4 EVM मशीनें वहाँ पे ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन EVM मशीन्स की काउंटिंग VVP पैड के ज़रिए की गई। उसके बाद इनको बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट हवाले किया गया। ख़बलजी आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ। पहले राउंड में लगातार 7 राउंड तक BJP उम्मीदवार आगे चल रहे थे, जबकि TRS के उम्मीदवार सुजाता को दरमियान के चंद राउंड्स में सबकत में देखा गया। अलबत्ता 15 राउंड में सुजाता मुसलसिल सबकत में रही। 13वें राउंड में TRS उम्मीदवार 304 वोटों से आगे रहीं, जबकि 14वें राउंड में 228 और 15वें राउंड में 200 से ज़ायद वोटों से आगे रहीं। हर राउंड में काफ़ी तजस्सुस देखा गया। मामूली वोटों की अक्सरियत से BJP और TRS के उम्मीदवार एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे थे। वोटों की गिनती के आगाज़ के अख्तिताम तक यही सिलसिला जारी रहा। इस हल्के में गैर मुतवक्को तौर पर BJP ने TRS को सख्त मुकाबला दिया। मजमूई तौर पर 23 राउंड में वोटों की गिनती की गई, जिनमें 12 राउंड में BJP उम्मीदवार आगे रहे। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी को सिर्फ एक मरतबा सबकत मिली। 12वें राउंड की काउंटिंग में श्रीनिवास रेड्डी को 2080 वोट हासिल हुए, जबकि इस राउंड में BJP को 1997 और TRS को 1900 वोट हासिल हुए। तौर पे ये मुकाबला BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव ने जीत लिया है। అనేక మంది ఉద్యమ నాయకులు ఉద్యమ మిత్రులు తెలంగాణ కోసం లాఠీ దెబ్బలు తిని జైళ్లను ముద్దాడినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరికీ కూడా నేను సవినయంగా ఒక అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను. మనమందరం ఒక లక్ష్య సాధన కోసం నాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసినాం. రేపు భవిష్యత్తులో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ అప్రజాస్వామిక అరాచక నిరంకుశ నియంతృత్వ రాజ్యాంగ విలువల్ని తుంగదొక్కినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనం సరైనటువంటి గుణపాఠం చెప్పాలంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో వంచబడినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులారా మనమందరం కలిసి పనిచేద్దాం రండి అని చెప్పి నేను నా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా సవినయమైనటువంటి ఆహ్వానాన్ని విజ్ఞప్తిని మీ ద్వారా పంపించదలుచుకున్నాను. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, నా ఈ గెలుపుకి ఎవరు ఇష్టపడ్డా, ఎవరు కష్టపడ్డా, ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా నా గెలుపుకి అందరికంటే బాగా కృషి చేసి సహకరించినటువంటి సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనర్ మిస్టర్ జోయల్ డేవిస్ గారికి, అదే రకంగా సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ మిస్టర్ మహేష్ భగవత్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ మిస్టర్ ఎవరైనా అంజనీ కుమార్ ద గ్రేట్ గారికి, ముగ్గురు పోలీస్ కమిషనర్లకు కూడా నేను జీవితకాలం రుణపడి ఉంటా. మోర్ పర్టికులర్గా సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనర్ మిస్టర్ జోయల్ డేవిస్ గారికి నా ఈ గెలుపును అంకితం చేస్తూ దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకి సేవ చేసుకునేటువంటి అదృష్టం ఇచ్చినందుకు మా పోలీస్ మిత్రులందరికీ కూడా నేను మరోసారి నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. दुब्बाक असेंबली हल्के में TRS की शिकस्त की अहम वजह पार्टी के इंतखाबी निशान कार से मुशाहबत रखने वाला एक और निशान बताया जा रहा है। TRS कायदीन का कहना है कि दुब्बाक के ज़मनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया, जिनमें 3 अहम जमातें TRS, BJP और कांग्रेस के अलावा 20 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मुकाबला किया था। उनमें से एक आज़ाद उम्मीदवार B नागाराजू को 3490 वोट हासिल हुए, जिनका इंतखाबी निशान कार से मुशाबहत रखता था। TRS कायदीन का मानना है कि कई राय दहिंदों ने TRS के इंतखाबी निशान कार समझकर उस उम्मीदवार के निशान को वोट दे दिया, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार नागाराजू कोई मकबूल शख्सियत नहीं है। ज़मनी इंतखाब में 3000 से ज़्यादा वोट हासिल करना उनके लिए मुश्किल बात है। दुब्बाक असेंबली हल्के के इंतखाब में पोस्टल बैलेट में सबसे ज़्यादा वोट TRS उम्मीदवार को हासिल हुए। इस हल्के में मजमूई तौर पर 1453 पोस्टल बैलेट वोट डाले गए, जिनमें 1381 वोट कार को मिले। इन वोटों में TRS उम्मीदवार को माफ़ कीजिएगा 1381 कारकर्द वोट करार दिए गए। इन वोटों में TRS उम्मीदवार को 720, BJP उम्मीदवार को 368 और कांग्रेस उम्मीदवार को 142 मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नागाराजू को 60 वोट हासिल हुए। दुब्बाक ज़मनी इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद BJP के दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। रियासत के मुख्तलिफ BJP के ऑफिस में भी जश्न का माहौल रहा।
आइए सुनते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस के कायदीन ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ఏ ఎన్నికల్లోనైనా అప్రతిహతంగా అనితర సాధ్యమైన విజయాలను నమోదు చేయడం జరిగింది. సరిగ్గా సంవత్సరం కిందట సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్లో ఉప ఎన్నిక వచ్చినప్పుడు కూడా బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. మేము ఏ ఎన్నిక గెలిచినప్పుడైనా గతంలో మా పార్టీ అధ్యక్షుల గారు కానీ పార్టీ నాయకులు కానీ అందరం కూడా మీకు ఎప్పుడు కలిసినా ఒకటే చెప్పాం, విజయాలకు పొంగిపోయిన గర్వపడము, అపజయాలకు పొంగిపోయిన అపజయాలకు ఎదురుదెబ్బలకి ఇబ్బంది పడము, పొంగిపోయిన అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. ఈరోజు కష్టపడ్డ కార్యకర్తలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయినా కూడా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్షాన, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన, నా పక్షాన ఎల్లవేళలా ప్రజలకు కష్టసుఖాల్లో అందుబాటులో ఉంటాం. దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి అన్ని రకాలుగా కూడా సహకారాల్ని అందిస్తూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అతిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గ్రహిస్తా ఉన్నారు, అన్ని చూస్తా ఉన్నారు. అధికారులు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తారో చూస్తా ఉన్నారు, పాలకులు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తారో చూస్తున్నారు. తప్పకుండా తగిన సమయం వస్తుంది. దానిని గ్రహించేటువంటి దుబ్బాక ప్రజలు, ఇలా వాస్తవాలను గెలిచిన దుబ్బాక ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ నమ్మి ఇలా ఓట్లేసి గెలిపించారు. దుబ్బాక ప్రజల పట్ల చైతన్యం ఉంది, దుబ్బాక ప్రజల పట్ల నిజాయితీ ఉన్నది, దుబ్బాక ప్రజల పట్ల నిబద్ధత ఉన్నది. కాబట్టి అందుకే ఓట్ బ్యాంక్ మారినారు. ఇలా కులాల పేరుతోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ విభజించి, చెక్కుల పేరుతోని, కుల భవనాల పేరుతోని కోట్ల రూపాయలు వెదజల్లి इसको यहाँ पे ओल्ड सिटी को इस्तांबुल बनाते बोले थे और हैदराबाद को डल्लास वर्ल्ड सिटी बनाते बोले थे और 12,000 करोड़ करे तो हैदराबाद पूरा एक सुंदर सिटी बन जाएगा बोले थे। 12,000 कहाँ, अभी ये बोल रहे कि 67,000 हम लोग खर्च करें हैदराबाद में। परसों हैदराबाद में इतने बड़े बड़े बारिश आए तो पूरे कॉलोनीज पूरा एक बारिशों की वजह से पूरा डूब गए पूरे। वो घरों में कितने दिन, एक हफ्ता 10 दिन तक घरों में लोग पूरा पानी में रहे। तो एक दिन भी सीएम साहब उस तरफ ऐसे नज़र भी नहीं रखे, ऐसा उठा के भी नहीं देखा। तो वो पूरे इतने प्रॉब्लम्स है वहाँ पे ओल्ड सिटी में पूरा। आज तक अगर डेवलप करे होते वहाँ पे, वो डिवीजनों में क्यों पानी आता? आज तक हैदराबाद में कुछ डेवलपमेंट करे ही नहीं, खाली 67,000 करोड़ रुपए हम खर्च। बीजेपी और टीआरएस दोनों भी कहीं ना कहीं अंदरूनी से कोई हाथ मिलाया क्या बोल के भी महसूस होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब कैंपेन चालू किया सारे हमारे सब लोग जो है सो फील्ड में रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का एक जीत का माहौल, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एड जाने का एक माहौल पैदा हुए टाइम में इन लोग रघुनंदन राव का गाड़ी रोकना, उनका सीटा पाड़ना, टायरा पाड़ना, उनके मामू के घर में जाके जो है सो राइड करना और बंडी संजय को पुलिस से अटैक करा देना, उनको मारने की कोशिश करना और सोशल मीडिया में TV9 में खास तौर से जो है सो पोलिंग होते वक्त पे जो है सो उन लोगों जो मार्फिंग, TV9 का मार्फिंग जो वीडियो TRS में शामिल हो रहा हमारा कैंडिडेट बोल के जो चीज़ किए हैं, ये सब चीज़ों की वजह से जो है सो शायद लोगों को गुमराह हो गया। तो ये हम ये नहीं मान रहे कि ये बीजेपी का जीत नहीं है, ये रघुनंदन राव का जीत है। मगर इसमें केसीआर का तो बराबर हार तो है और ये हार यहाँ से दुब्बाका में जो हार चालू हो गया वो
ग्रेटर हैदराबाद में भी किसी हाल टीआरएस पार्टी हार जाएंगी और कांग्रेस पार्टी गली गली में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और आज भी तेलंगाना दिया बल्कि सोनिया गांधी के ऊपर जो हमदर्दी है, रिस्पेक्ट है, उसके वजह से मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी आने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस में किसी हाल में जीत हासिल करेंगी बोल के एक उम्मीद है। शरवण जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या इसके बाद में रियासत तेलंगाना के अंदर बीजेपी अपने कदम जमाते हुए टीआरएस को धक्का देगी और कांग्रेस को मुकम्मल खत्म कर सकेगी? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि दुब्बाका में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं ये बात कि दुब्बाका में वो रघुनंदन राव का जीत है, वो बीजेपी का जीत नहीं है, क्योंकि 4 बार रघुनंदन राव वहां पे कंटेस्ट किया था, थोड़ा उसके ऊपर सिंपैथी पैदा एक 134 से घटकर 120 पर आ गई। हालांकि 2 घंटे बाद ही उसने फिर 123 पर बढ़त के साथ रुझानों में अक्सरियत का आंकड़ा पार कर लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर को 25,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। अख्तरुल ईमान ने 51,925 वोट हासिल किए। हल्का कोचा दामन से मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद अजहर आसिफी ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 25,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी और 52,380 वोट हासिल किए। जो कि हाट हल्के से मजलिस के उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने तकरीबन 7,000 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम को शिकस्त दी और 59,092 वोट हासिल किए। इसी तरह 22वीं असेंबली हल्के से मजलिसी उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 वोटों से शिकस्त दे दी। हल्के बहादुरगंज से अंजर नईमी ने 16,500 वोटों से कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात में शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी चल पड़ी है। रात 10 बजे तक 18 सीटों के नतीजे आ गए थे। इनमें 14 सीटों पर बीजेपी और 16 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे थी और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे थी। 2018 में हुए असेंबली इंतखाबात में इनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। इन ज़मीनी इंतखाबात में 2 साबिक़ वज़रा समेत शिवराज हुकूमत के 14 वज़रा इलेक्शन इंतखाबी मैदान में उतरे थे। इनमें से बीजेपी के 11 वज़रा जीत चुके हैं या जीत के करीब हैं। उधर डबरा, दिमनी और सुमावली सीट में बड़ा उलटफेर हो चुका है। डबरा से वज़ीर इमरती देवी, सुमावली से एंदल सिंह कंशाना और दिमनी से गिरिराज दंतोड़िया इलेक्शन हार चुके हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की निशानदही और वार्ड नंबर की इत्तिबात के कामों को 21 नवंबर तक मुकम्मल कर लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एक बयान जारी करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जीएचएमसी एक्ट के सेक्शन 29 के मुताबिक वार्डवारी असास पर मुकर्रर किए गए रिटर्निंग ओहदेदार मुताल्लिका वार्ड में पोलिंग स्टेशनों की शिनाख्त करते हुए उनकी तफसीलात की इत्तिबात करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों की निशानदही से मुताल्लिक आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक 12 नवंबर के अंदर पोलिंग स्टेशन के मुसवदी की फहरिस्त को जारी किया जाए।
जीएचएमसी कमिश्नर की मंजूरी से 13 नवंबर के दिन पोलिंग स्टेशनों के मुसव्वदे की फहरिस्त को रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रिंट करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शहीद फौजी जवान के खानदान के लिए 50 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया, जो जम्मू कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने आर महेश की मौत पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि तारीख में उनका नाम याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत महेश के खानदान के साथ खड़ी है और उस खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आपको बता दें कि आज इस शहीद जवान की लाश हैदराबाद पहुंच चुकी है और इसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, टीआरएस एमएलसी कविता और कई अहम कायदीन वहां पहुंचे और उन्होंने खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने इस शहीद जवान के लिए ऐलान किया है कि इनके ख़ानदान के किसी एक रुकन को उनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी और उनके ख़ानदान को मकान के लिए अराजी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे तो उनके ख़ानदान को टीआरएस हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। उसके अलावा उनकी जो बेवा है उन्हें डिप्टी कलेक्टर के ओहदे की नौकरी भी दी थी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बगैर कोई फीस वसूल किए रियासत भर के तमाम अहल कम आमदनी और औसत आमदनी वाले ग्रुप्स को हक़ मिल्कियत जारी करने की पाबंद अहद है। इस कदम के सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही धरानी पोर्टल मुतारिफ किया। उन्होंने शहर हैदराबाद के ऊपर इलाके की 16 कॉलोनियों का हवाला देते हुए कहा कि उन कॉलोनियों में रहने वालों को हक़ मिल्कियत जारी किया गया। रियासत भर में 70% लोगों के पास अपने खुद के पट्टेजात हैं, जबकि दीगर इलाकों जैसे जवाहर नगर में रहने वालों को पट्टेजात जारी नहीं किए गए। वज़ीर मौसूफ ने यकीन दहानी करवाई कि जवाहर नगर और उसके मुतसिल इलाकों में रहने वालों को पट्टेजात जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा जिसमें वज़ीर आला पट्टाजात तकसीम करेंगे। केटीआर ने जवाहर नगर में 19.8 मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर यह जनूबी हिंद का सबसे बड़ा बिजली का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है और इसको मजीद असरी बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने मरहले दुवम के तहत 28 मेगावाट के लिए संग बुनियाद रखा। तवक्को है कि यह प्लांट अंदरून 18 माह बिजली की पैदावार शुरू कर देगा। ₹200 గజం ఇస్తా తీసుకోలేము. ఏం కాదు అన్ని హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్త రాబోయే 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా 2030వ సంవత్సరం వరకు కూడా ఆ అవసరాలను తీర్చే విధంగా తయారు చేసే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. దాన్ని కూడా తప్పకుండా అతి త్వరలోనే దిండిగల్లో ప్రారంభిస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దీంతో పాటు కింద ఉన్న మల్కారం చెరువు కానీ అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని కుంటలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన ఈ చెత్త ద్వారా ఈ చెత్త నుంచి లోపలికి ఇంకిన నీళ్ల ద్వారా దాన్ని లీషెట్ అంటారు. ఆ లీషెట్ వల్ల ఈ చెరువులు కూడా మురికిమయమైనాయి. వాటికి సంబంధించి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ మంత్రి గారు మల్లారెడ్డి గారు అడగంగానే
మున్సిపల్ శాఖ నుంచి మేము సిఫారసు చేయంగానే ఒక 250 కోట్ల రూపాయలతో ఆ లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పటికే నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది, పరిపాలనా అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించి రాబోయే 18 నుంచి 20 నెలల్లోనే మొత్తం ఈ ప్రాంతంలో ఈ దుర్గంధం కానీ మీకు అనారోగ్యం బారిన పడే విధంగా జరుగుతున్న మిగతా పరిణామాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఏవీ లేకుండా చేసే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అంటే రాబోయే 18 నుంచి 20 నెలల్లో నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ వస్తుంది, ఇక్కడనే మరొక 28 మెగావాట్లది. దాంతోపాటు ఈ లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా పూర్తవుతుంది. దాంతోపాటు సమాంతరంగా ప్యారేనగర్లో లగ్డారంలో మరొక 2 డంపింగ్ యార్డులు ప్రారంభించడం, అక్కడ కూడా మరొక వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ప్రారంభించడం వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్త వికేంద్రీకరించబడి మల్టిపుల్ డంప్ యార్డ్స్ వచ్చి భవిష్యత్తులో కూడా హైదరాబాద్కు డోకా లేకుండా చేసుకునేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవనీయులు అయోధ్య రామరెడ్డి గారు రాజ్యసభ సభ్యులు వారు ఇప్పుడే ఒక మంచి మాట చెప్పినారు. వారు అన్నారు, జవహర్ నగర్కు ఏం చేయమన్నా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇక్కడి ఆసుపత్రులు కానీ విద్యా సంస్థలు కానీ నేను దత్తత తీసుకొని దీని ఒక మోడల్ ప్లాంట్గా మోడల్ ఏరియాగా చేయాలనే సంకల్పం నాకున్నది. హైదరాబాద్ ప్రజలే కాదు మేము కూడా రుణపడి ఉన్నాం ఈ ప్రాంతానికి అన్నారు. చాలా సంతోషం. వారికి నేను ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను మేడ్చల్ కలెక్టర్ గారిని, జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని మన दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,14,25,418 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,72,067 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 85,91,730 हो गया है, जबकि 1,27,057 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,52,455 हो गई है, जबकि 1,385 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ 1267 नए मामले सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 18,581 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने साल 2020 के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिलों के लिए आर्जी तौर पर मुंतखबा उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग के शेड्यूल का ऐलान किया है। निम्स के डीन की तरफ से आज जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि एकता 100 रैंक के उम्मीदवारों को 16 नवंबर को 10 बजे दिन काउंसलिंग के लिए तलब किया गया है और उन्हें सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। 11 नवंबर से वो काउंसलिंग के लिए लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। 101 तक 200 रैंक के हामिल उम्मीदवारों की काउंसलिंग 18 नवंबर को 10 बजे दिन होगी और उन्हें भी सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। उन्हें 17 नवंबर से काउंसलिंग के लेटर्स डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। 201 तक 300 रैंक के उम्मीदवारों की काउंसलिंग 20 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी। उन्हें भी सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है और उन उम्मीदवारों को 19 नवंबर को काउंसलिंग के लेटर्स डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। अहल उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो मज़कूरा तवारीख को लर्निंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर ओल्ड ओपीडी ब्लॉक निम्स पर असली सर्टिफिकेट्स, काउंसलिंग लेटर और काउंसलिंग फीस के साथ रुजू हों। मज़ीद तफसीलात निम्स की वेबसाइट www.nims.edu.in पर देखी जा सकती हैं। तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद मुर्तज़ा ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। मोहम्मद मुर्तज़ा साल 1993 में महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा में बहैसियत असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुकर्रर किए गए थे। गुज़िश्ता 28 साल के दौरान उन्होंने महकमे में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। वरंगल अर्बन ज़िले में डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से काम करने वाले मोहम्मद मुर्तज़ा को कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा अरविंद कुमार ने जॉइंट डायरेक्टर बनाया था। फिलवक्त मीडिया कमेटी में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले डीएस जगन की जगह मोहम्मद मुर्तज़ा को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज ओहदे का जायज़ा लेने के बाद मोहम्मद मुर्तज़ा ने कहा कि वो रियासत के सहाफ़ियों की बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। माधापुर ट्रैफिक पुलिस ने टीआरएस के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव के फर्जंद एम रोहित को दुर्गम चेरुवो केबल ब्रिज पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया। ये ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी का उस वक्त इल्म हुआ जब टीआरएस रुकन असेंबली के फर्जंद की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल हो गई। मलकाजगिरी के रुकन असेंबली के फर्जंद पर कार चलाते हुए सेलफोन इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। गलत नंबर प्लेट पर 1000 रुपये जुर्माना और कैरेज वे पर कार रोकने पर 200 रुपये जुर्माना आयद किया गया।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक और दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। महलूकीन में झारखंड से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाला शख्स और एक बांग्लादेशी बाशिंदा शामिल है। यह हादसा जिले के पट्टनचेरू मंडल के पाटी देहात की आउटर रिंग रोड पर मंगल की सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक ये अफराद बोलेरो कार में हैदराबाद से पट्टनचेरू की सिमत आउटर रिंग रोड पर जा रहे थे कि उनकी कार को पीछे से नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये सड़क पर उलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। అది బీడీఎల్ మాణిక్యం కప్ప చెప్పు చూడు. లైటింగ్ ఏనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో ఒక జైలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒక 9 మంది వెళ్తూ ఒక లారీని యాక్సిడెంట్ కొట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇందులో 6 మంది చనిపోయారు, ఒక 3 ఇంజరీస్ అయినాయి. డ్రైవర్ మాత్రం ఫరారీలో ఉన్నాడు. అయితే వీళ్ళంతా బెంగళూరు నుంచి అటు నాగ్పూర్ సైడ్ వెళ్తున్నారు. వీళ్ళంతా బెంగళూరులో పనిచేసే కూలీలు, వీళ్ళంతా ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్కు చెందిన వాళ్ళు. అయితే రాత్రి వీళ్ళు ప్రయాణిస్తున్న ఈ సంఘటనను బట్టి చూస్తే వీళ్ళు వెళ్తూ ఒక లారీని లెఫ్ట్ సైడ్ డ్యామేజ్ అయింది కారు, కాబట్టి వీళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా లారీని కొట్టినట్టుగా తెలుసు. मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी इक़्तिदार साजी के लिए कौमी तामीर तक हिंदुस्तानी इक़्तिदार पर मबनी है, जिसमें हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी मुतासिर कुन इंट्रा एक्टिव और शमूलियत जैसे अनासर शामिल हैं और इस पॉलिसी में हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिशात, ख्वाब और देरेना सोच पिना है, जो हिंदुस्तान को आलमी सतह पर साइंसी सुपर पावर के तौर पर कायम करेगी। डॉक्टर निशांक ने आज नई तालीमी पॉलिसी पर IIT बॉम्बे के ज़ेर एहतमाम एक वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हर साल हम अपने मुल्क के नामवर माहिर तालीम और अव्वलीन वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश 11 नवंबर को यौम तालीम के तौर पर मनाते हैं और मुझे खुशी है कि IIT मुंबई ने कौमी यौम तालीम को मद्देनज़र रखते हुए ही आज नई तालीमी पॉलिसी पर वर्कशॉप का इनेकाद किया है। मुझे लगता है कि ये अनुसंधान को ये 1.5 लाख है या 50 लाख, 85 लाख होगा, 50 लाख तक की करते हैं, 5 लाख से 5 लाख 5 लाख 5 लाख तक की, 5 लाख तक की आप उसको करते हैं। और अभी कस्तूरी रंजन जी ने उनके लिए पूरा मैदान खाली कर दिया है कि आप केवल 5 लाख तक ही नहीं, आप उसको 50 लाख तक भी ले जा सकते हैं, करोड़ों तक ले जा सकते हैं।
मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। वो सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। मुंबई ने पहली बार फाइनल पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने खिताबी मुकाबले में आईपीएल में अपनी 39वीं 50 लगाई। मुंबई का ये 6वां फाइनल रहा। 6 खिताबी मुकाबलों में 2 बार मुंबई ने निशाने का पीछा किया। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो टारगेट चेज नहीं कर पाई थी। दुबई के मैदान पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में मुंबई ने 18 ओवर और 4 बॉल्स में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। टीम के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 51 बॉल में 68 और ईशान किशन ने 19 बॉल में 33 रन बनाए। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।